है दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं रैलीज इंडिया का। नाम पहली बार देखने से ये एक इंडियन रेल कंपनी का डिवीजन लग रहा होगा, तो चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। रैलीज नाम इसे पांड्याज रैली से मिला, जो अपने भाई जॉन रैलीज के साथ मिलकर 1815 में ब्लैक सी के आसपास ट्रेड करते करते रैलीज ब्रदर का स्थापना करते हैं। ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से दे सेटअप शॉप इन इंग्लैंड इन अराउंड 1823। इंग्लैंड में सेटअप करते ही बिजनेस काफ़ी तेज़ी से फ्लोरिश करने लगा, पर 1940 आते आते रैलीज ब्रदर को इंग्लैंड में स्लो डाउन दिखने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ईस्ट की तरफ ट्रेडिंग बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू किया। और जैसे ही इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली भारत में खत्म किया, रैलीज ब्रदर्स ने बिना समय गंवाए कोलकाता में एक जूट ट्रेडिंग यूनिट सेटअप किया और कुछ ही सालों में बॉम्बे से भी ट्रेड और एक्सपोर्ट करने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर बिजनेस हैवीली इम्पैक्ट हुआ, मोस्टली बॉम्बे डिवीजन, पर किसी तरीके से संभल गया। संभलने के बाद कंपनी लगभग 50 सालों तक अच्छे से चला, पर 1929 का वर्ल्ड रिसेशन इंडियन डिवीजन को ले डूबा और 1931 में रैलीज फैमिली से ओनरशिप अर्जेंटी एंड कंपनी को चला गया, जो रैलीज के एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहे थे। भारत की आज़ादी के बाद रैलीज ब्रदर्स फिर से दौड़ने को शुरू किया और ट्रैक्टर्स, रेनॉल्ड्स पेन और फर्टिलाइज़र का ट्रेड करने लगा और 1951 में पब्लिक से पैसा भी उठाया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1952 में सीएमडी का डेथ के बाद कंपनी फिर खराब दौर से गुजरने लगा और 1958 तक संभलने में कंपनी को लगा। संभलने के तुरंत बाद कंपनी ने फिशॉन और टाटा को बोर्ड में शामिल किया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जो रैलीज ब्रदर्स का बिजनेस 1925 में लंदन में स्टार्ट हुआ था, वो 1963 आते आते कोलैप्स कर गया लंदन में। फिर काफ़ी अप्स और डाउन्स और मर्जर्स और एक्विजिशंस के बाद फाइनली कंपनी 1997 में टाटा ग्रुप का पार्ट हो गया और मोस्टली फोकस एग्रीकल्चरल या क्रॉप में किया और इसी को कंपनी एक्सपैंड भी करता जा रहा है, जैसे पेस्टिसाइड्स, सीड्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और जीरो वेस्ट एग्रो खरीद के। अगर पूरी कंपनी का हिस्ट्री को एक लाइन में समझे तो कंपनी का शुरुआत 1815 में एक ट्रेडिंग बिजनेस से ग्रीक में हुआ और लंदन से होते हुए भारत में प्रवेश किया। भारत में एंटर करते ही काफ़ी अप्स और डाउन्स और मर्जर्स और एक्विजिशंस करते हुए फाइनली टाटा ग्रुप का एक एग्रीकल्चरल डिवीजन बना। अब हम बात करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल का। ये एक एग्रीकल्चरल रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जो हर तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे सीड्स, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। कंपनी का अगर रेवेन्यू का बात करें तो मेजरली इसका रेवेन्यू दो सेगमेंट से आता है, क्रॉप केयर से 83% और सीड से 17%। और अगर सीड सेगमेंट का बात करें तो कंपनी मोस्टली क्रॉप का सीड को मॉडिफाई करता है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और पेस्ट से बचा सके, क्योंकि कॉटन के अलावा कोई और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में लीगल नहीं है। इसीलिए कंपनी हाइब्रिड क्रॉप बनाती है, जिससे डिफरेंट सॉइल और इन्वायरमेंट में भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़िया रहे। मोस्टली ये क्रॉप ब्रीडिंग के द्वारा किया जाता है। और क्रॉप केयर का बात करें तो इससे कंपनी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू पेस्टिसाइड से जनरेट करता है। और अगर पेस्टिसाइड्स का फॉर्मेशन का बात करें तो सबसे पहले जरूरत पड़ता है रॉ मटेरियल सप्लायर का, जैसे कि एमाइंस और थायोस, जो कंपनी को आसानी से मिल जाता है। इसी से एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाया जाता है और इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट में फॉर्मुलेशन को मिलाया जाता है ताकि प्रोडक्ट बन सके और मार्केट में बेचा जा सके, जिसे हम पेस्टिसाइड्स के नाम से जानते हैं। कंपनी पेस्टिसाइड्स को तो आसानी से दुकान पर बेच देता है और साथ ही साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी सप्लाई करता है टू अदर कंपनीज। कंपनी का रेवेन्यू का बहुत छोटा हिस्सा हाउस होल्ड केमिकल्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैन्योर से आता है। साथ ही कंपनी ने डेंजरस ग्रेडेड पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन भी पूरी तरह बंद कर दिया है। रैलीज का 12 to 15% रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से भी आता है, मतलब किसी और कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाने से। इन सब चीज़ों के लिए कंपनी को डेडिकेटेड R&D यूनिट भी सेटअप करना पड़ा है ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट और इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में ला सके। अगर पूरे बिजनेस मॉडल को दो लाइन में समझे तो कंपनी एग्रीकल्चरल रिलेटेड लगभग सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे सीड मॉडिफाई करना, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बनाना, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और साथ ही ऑर्गेनिक रिलेटेड क्रॉप को प्रोड्यूस करने में मदद करना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी आता है टाटा ग्रुप का अंदर और प्रमोटर्स होल्डिंग है मोर देन 50%। इतना काफ़ी है मेरे लिए मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। फिर भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो ये कॉन्स्टेंट 50% प्लस पे ही खड़ा है। और रेम्यूनरेशन का बात करें तो कंपनी का रेम्यूनरेशन लेस देन 5% है पैट का, जो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। और अगर सक्सेशन प्लान का बात करें तो ये एक टाटा ग्रुप का कंपनी है जो प्रोफेशनली रन कर रहा है और अभी इस कंपनी को संजीव लाल चला रहे हैं, जो समय के साथ चेंज भी हो सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाटा ग्रुप। और फाइनली अगर केसेस या स्कैम का बात करें तो टाटा ग्रुप के बारे में हमको आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। और अगर रैलीज इंडिया के केसेस या स्कैम के बारे में बात करें तो ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड सेगमेंट में काम करता है, जिसके वजह से इसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस फाइल्ड है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज
जो पेनाल्टी के अलावा कुछ खास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पहुंचा सकता कंपनी को। और हाँ, कंपनी हार्मफुल ग्रेडेड फर्टिलाइजर्स को बनाना कब का बंद भी कर चुका है। ये था ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं फिनेंशियल्स का। फिनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के रिस्पेक्ट में देखें तो कंपनी का डेट काफ़ी कम है और लास्ट 10 सालों में इसका ट्रेंड डाउनवर्ड रहा है। और अगर कंपटीशन के रेस्पेक्ट में देखें तो कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर अराउंड 2 से 3 के बीच में, जो बताता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस सेगमेंट में नहीं आने वाले। और अगर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर का बात करें तो कंपनी को सबसे ज़्यादा कंपटीशन BASF एक फॉरेन प्लेयर है और PI इंडस्ट्रीज से इंडिया में मिल रहा है। और फिर भी कंपनी अपना मार्जिन को अराउंड 10% रखने में कामयाब रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड हेल्दी है और ये दोनों 2017 के बाद थोड़ा डिक्रीज हुआ है, मोस्टली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। कंपनी का डेट टू इक्विटी को देखें तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, जो बिना इक्विटी डायल्यूशन के हुआ है। और अगर कैश फ्लो को देखें तो कंपनी का लास्ट 10 सालों का प्रॉफिट है लगभग 1700 करोड़ और उसमें से लगभग सारा पैसा कैश में कन्वर्ट हो गया है, जो हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 1797 करोड़ दिखा रहा है, जो काफ़ी अच्छा बात है। और इसको खर्चने का बात करें तो कंपनी 60% पैसा इन्वेस्टिंग में और 40% पैसा फाइनेंसिंग में किया है। और ये जो फाइनेंसिंग में खर्च किया मोस्टली डिविडेंड पेमेंट में गया है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी दोस्त को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स पड़ा है, उसे ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें, आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, फिर भी हम 2 टर्म्स में इसका वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे। पहला PE के रेस्पेक्ट में, दूसरा फ्री कैश फ्लो के रेस्पेक्ट में। अगर PE के रेस्पेक्ट में देखें तो कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट 200 करोड़ है और अगर 200 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी को 15 या 25 का PE मल्टीपल दे तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 3000 to 5000 के अंदर। और अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है अराउंड 2000 to 2500 करोड़। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो 90 करोड़ लेते हैं फ्रॉम ब्रूस फार्मूला, और अभी कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है अराउंड 5000 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग अपने वैल्यूएशन के आसपास कंपनी ट्रेड हो रहा है। यह था ओवरऑल एनालिसिस रैलीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सुनने के लिए धन्यवाद।